कल वाले लेक्चर हमने खिलजी वंश के बारे में चर्चा की थी। आज जरा हम खिलजी वंश के अवसान के पश्चात सल्तनत पर तुगलक वंश कैसे स्थापित हुआ, किस प्रकार सल्तनत के सुल्तानों ने न सिर्फ सल्तनत का शासन किया बल्कि उनके समय जुड़ी हुई राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो खिलजी वंश के समाप्त होने के पश्चात दिल्ली सल्तनत पर किस वंश की स्थापना हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक कुल शासन किया था। यह सल्तनत के अंतर्गत, यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यद्यप 5 वंश के राजवंश के शासकों ने शासन किया था, अगर पूछा जाए उनमें से सर्वाधिक समय तक किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो तुगलक वंश के शासकों ने। और सबसे कम समय तक किस वंश के शासकों ने शासन किया था, तो खिलजी वंश के सुल्तानों ने। ठीक, इस तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? कल ही मैंने चर्चा किया था, गाजी मलिक नामक व्यक्ति ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने की थी। यही गाजी मलिक जिस समय तुगलक वंश की स्थापना किया, तुगलक वंश का स्थापना करने के साथ ही गयासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि धारण करके यह सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। गाजी मलिक ने किस उपाधि के साथ सुल्तान के पद को ग्रहण किया था? गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से। ठीक, और मैंने कल ही चर्चा किया था, पिछले वाले लेक्चर में चर्चा किया था कि गाजी मलिक जो था, जो गयासुद्दीन तुगलक था, वह सुल्तान बनने से पहले दीपालपुर के सूबेदार के पद पर कार्यरत था। और जब यह दीपालपुर के सूबेदार के पद पर कार्यरत था, इस समय इसने दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन खुसरो शाह को दिल्ली का सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि इसी गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। यहाँ यह भी सवाल महत्वपूर्ण होता है कि गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ के सूबेदार के पद पर नियुक्त था? तो कहाँ का सूबेदार था? दीपालपुर का सूबेदार था। एक सवाल यहां और भी उठता है कि आखिर तुगलक कौन थे? आखिर तुगलक कौन थे? इस संदर्भ में फरिश्ता जो मध्यकालीन विद्वान है, फरिश्ता ने अपने विवरण में बताया कि जो तुगलक वंश के शासक उत्तराधिकारी थे, जो तुगलक वंश के सुल्तान थे, जो तुगलक वंश के शासक थे, इनके संदर्भ फरिश्ता ने लिखा कि गाजी मलिक का पिता जिसका नाम क्या था? कुतलक था। गाजी मलिक का पिता जो कुतलक था वह सुल्तान बलबन का दास था। और यही कुतलक नाम ही बाद में बिगड़ करके यही कुतलक नाम तुगलक के रूप में परिवर्तित हो गया था। किंतु वर्तमान शोध इस मत से सहमत नहीं। वहीं इब्न बतूता ने लिखा कि इब्न बतूता ने अपने विवरण में बताया कि तुगलक वंश के शासकों के बारे में बताया कि ये जो तुगलक वंश के शासक थे, जो तुगलक थे, ये सिंध व तुर्किस्तान के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली तुर्कों की एक करौना जात थी। तुर्कों की किस जात से संबंधित है? करौना जात से। तो इब्न बतूता ने अपने विवरण में क्या कहा कि सिंध व तुर्किस्तान के मध्य में पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली जो करौना जात थी, ये वही करौना जात के तुर्क थे। यानी कि जो तुर्कों की जिस 64 नस्ल के बारे में मैंने चर्चा किया था, उन्हीं में से एक यह नस्ल थी जिसका नाम क्या था? करौना। ठीक है, और वर्तमान शोध भी इब्न बतूता के विवरण को ही प्रमाणिक मानते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तुगलक वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे, तो करौना जाति से संबंधित थे। करौना जात किससे जुड़ी हुई थी? तुर्क जात से। तो करौना जात किससे जुड़ी हुई थी? तुर्क जात से। ठीक, तो मैंने कहा कि इब्न बतूता ने अपने विवरण में तो तुगलक वंश के शासकों करौना जात से संबंधित बताया। और यह भी मैंने चर्चा की कि गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अब जरा गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक शाह जो सुल्तान के पद पर आरूढ़ है, जरा उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने कहा कि गाजी मलिक ने नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया और गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से गयासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान के पद को ग्रहण किया। इस गयासुद्दीन तुगलक शाह ने 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक, यानी कुल 5 वर्ष तक इसने शासन किया था। इस गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि जो थी, इसकी अल शहीद उपाधि थी। उपाधि क्या थी? अल शहीद। जरा इसके उद्भव के संदर्भ हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन का आरंभ एक सैनिक की हैसियत से प्रारंभ किया था। अर्थात
जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह पहली बार सल्तनत की सेना में शामिल हुआ और इलखानों के विरुद्ध, जो इलखान कौन है, मंगोलों को इलखान भी कहा जाता है। जब मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर निरंतर आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमण के दौरान मंगोल आक्रांताओं के विरुद्ध इसी गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया था। इसी के यानी इसके शौर्य को देखते हुए, यानी इसके सैनिक गुणों व योग्यता को देखते हुए खिलजी वंश के सुल्तानों ने इसे सूबेदार के पद तक नियुक्त किया था और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह मुल्तान के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। कहां के सूबेदार के पद पर नियुक्त था? मुल्तान के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यह कहां का सूबेदार नियुक्त हुआ? दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त हुआ। ठीक, अब देखते हैं कुछ गयासुद्दीन तुगलक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जरा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तब इनके समय के राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना, इसने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने हेतु अपने तरीके से प्रयास करना प्रारंभ किया। इसने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अपने तरीके से प्रयास किया। इस हेतु उसने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिन क्षेत्रों में सिंचाई के कृत्रिम साधन जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं विकसित थे, वहां सिंचाई के कृत्रिम साधन विकसित करने हेतु इसने नहरों का निर्माण कराना भी प्रारंभ किया। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम नहरों के निर्माण की तरफ ध्यान दिया, यह नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, तो वह कौन सा सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक था। क्लियर? इसी तरह मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में न सिर्फ अनुदान में दी गई भूमियों को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया गया था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जिन लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति जमा है उनसे ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व की वसूली की जाए। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो भू राजस्व 1/2 के रूप में वसूल किया करता था। ठीक है, तो यहां पर जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/2 थी, ऐसे में कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक तरह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा था। तो इसने किसानों के उत्पीड़न को कम करने के लिए भू राजस्व की दर को 1/2 से घटा करके 1/3 कर दिया। साथ ही राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे एक बार में भू राजस्व की दर को 1/11 से अधिक वृद्धि न करें। पहली चीज क्या किया कि भू राजस्व जो 1/2 लिया जाता था उसे घटा करके 1/3 किया। साथ ही लगान अधिकारियों को निर्देशित किया एक बार में लगान में वृद्धि 1/11 से अधिक नहीं की जा सकती। ठीक, तो अब फिर इसी तरह अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू है गयासुद्दीन तुगलक से, गयासुद्दीन तुगलक ही दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल के दौरान सल्तनत की जो डाक व्यवस्था थी उसे तीव्रगामी भी बनाया था। एक बार यह सवाल पूछा गया था कि किस विद्वान ने सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण दिया है, तो वह जो सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था को तीव्र ढंग से संचालित हो रही थी किसके समय में? गयासुद्दीन तुगलक शाह के समय में। इसका व्यवस्थित विवरण किसने दिया था? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी और इसने ही अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अमीर खुसरो जो मध्यकालीन विद्वान है, अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो 100 पंडितों का सिरोबस्त अपने मुकुट के नीचे धारण किया करता था। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने क्या कहा? गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत का पहला सुल्तान था जो 100 पंडितों का सिरोबस्त अपने मुकुट के नीचे धारण किया करता था, अर्थात यह इतना अत्यधिक विद्वान था। इसी तरह बर्नी ने लिखा कि गयासुद्दीन तुगलक शाह के शासनकाल में जो भिखारी थे वे भी काम धंधे में लग गए थे। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान के समय में, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में भिखारी भी रोजगार में संलग्न हो गए थे? तो वह कौन सा सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। यह विवरण किसने दिया है? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, ये जो गयासुद्दीन तुगलक था इसका समकालीन सूफी संत, इसका जो समकालीन के जो तात्कालिक सूफी संत, इनके समय के जो तात्कालिक सूफी संत थे और जो सबसे लोकप्रिय सूफी संत थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह का किन्हीं कारणों से निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध खराब हो गया था। जब निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध इनका बिगड़ गया, ऐसे में गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में जिस समय बंगाल अभियान से वापस आ रहा था, उस दौरान
इसी गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को यह आदेश दिया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले वह दिल्ली छोड़ करके निजामुद्दीन औलिया क्या आदेश देता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाए। इसी प्रत्युत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या जवाब दिया? हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया ने किसके संदर्भ में हुनूज दिल्ली दूरस्थ कहा था, किसके संदर्भ में कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। और उसके बाद हम देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया द्वारा कही गई यह बात भी सही प्रमाणित होती, सही सिद्ध भी होती, क्योंकि इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक कभी राजधानी दिल्ली नहीं पहुंच सका। अब कैसे नहीं पहुंच सका और विरोध का कारण क्या था? जो संबंध बिगड़े उसका कारण क्या था? संबंध का मूल कारण यह था कि गयासुद्दीन तुगलक के जो अमीर थे यानी अधिकारी वर्ग था, उन लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक को मतलब इस तरह की बातें बता दी थी जिसके कारण निजामुद्दीन औलिया से इनके संबंध खराब हुए थे। और वह बातें क्या थी? महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो नासरुद्दीन खुसरो शाह था, जो प्रथम भारतीय मुस्लिम था जिसने सुल्तान के पद को प्राप्त किया था, उसके बारे में जो तुर्क अधिकारी थे उन लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक से यह बताया कि नासरुद्दीन खुसरो शाह ने अपने सुल्तान के पद को लोकप्रिय बनाने के लिए अर्थात साथ ही सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए निजामुद्दीन औलिया को काफी मात्रा में धन भी प्रदान किया है। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सूफी ग्रंथ कहते हैं कि यह गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया की धन संपत्ति की जांच भी कराना चाहता था और इसी कारण से निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में संबंध खराब हुए थे। अब जरा गयासुद्दीन तुगलक के समय की राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जिस समय सुल्तान के पद पर कार्य कर रहा था, उस समय इसके समय का जो प्रथम अभियान हुआ था वह अभियान हुआ था तेलंगाना का अभियान। कहां का अभियान हुआ था? तेलंगाना का। और तेलंगाना का शासक कौन था? प्रतापरुद्र द्वितीय। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब बताया था उसी समय मैंने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने विंध्य पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण राज्यों की तरफ न सिर्फ अभियान किया बल्कि दक्षिण के राज्यों से वार्षिक कर भी वसूल किया था। ठीक, तो उस समय दक्षिण भारत की 4 रियासतों के बारे में मैंने चर्चा किया था। एक थी देवगिरी, दूसरा था तेलंगाना, तीसरा था होयसल राज्य, चौथा था मदुरा राज्य और पांड्य राज्य। तो जो उस समय तेलंगाना के जब अभियान गया, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी तेलंगाना का जो शासक था प्रतापरुद्र द्वितीय था और प्रतापरुद्र द्वितीय को मलिक कफूर ने पराजित करके वार्षिक कर वसूल करना प्रारंभ किया था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात जो तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्र द्वितीय था, तेलंगाना का जो शासक प्रतापरुद्र द्वितीय था, इसने दिल्ली को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। तो जब दिल्ली को प्रतापरुद्र ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था तो ऐसे में गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना राज्य के विरुद्ध जूना खां के नेतृत्व में अभियान भेजा था। किसके नेतृत्व में? जूना खां के नेतृत्व में। यही वही जूना खां जो आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। यहां मैंने 1321 और 1323 दो सन लिखा। दरअसल हुआ क्या था कि पहली बार तेलंगाना का अभियान 1321 ईस्वी में जूना खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, किंतु जूना खां अभी तेलंगाना पहुंचा भी नहीं था। उसी समय जूना खां को यह संदेश प्राप्त हुआ कि सुल्तान की मृत्यु हो गई। जब जूना खां को यह सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ऐसे में जूना खां अभियान रास्ते में ही छोड़ करके वापस चला है, जबकि सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी। और अंततः 1323 ईस्वी में इसी जूना खां ने पुनः तेलंगाना का अभियान किया और तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्र द्वितीय को पराजित करके बंदी बनाया और इन्हें बंदी बना करके दिल्ली लाया गया। साथ ही तेलंगाना राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। और इसके अतिरिक्त इस समय जो तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, इसका नाम बदल करके सुल्तानपुर रखा गया और इसी सुल्तानपुर को ही यहां की प्रांतीय राजधानी भी घोषित किया गया। अब देखते हैं, अगला अभियान था जाजनगर का अभियान। मध्यकाल में उड़ीसा को जाजनगर के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र को? उड़ीसा क्षेत्र को। यह जो जाजनगर अभियान हुआ था 1324 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जूना खां के नेतृत्व में था। और इस समय जाजनगर का शासक भानुदेव द्वितीय था। ठीक, और जाजनगर अभियान के पीछे कारण यह था कि जिस समय जूना खां ने तेलंगाना राज्य का आक्रमण किया, तेलंगाना राज्य के विरुद्ध अभियान किया था, उस समय इसी जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्र की सहायता की थी और इसी से
इसी से असंतुष्ट होकर जूना खां ने जाजनगर का न सिर्फ अभियान किया बल्कि जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित करके ढेर सारी धन संपदा लेकर के राजधानी वापस आया। क्लियर। अगला जो महत्वपूर्ण अभियान है गयासुद्दीन तुगलक के समय का, वह है बंगाल का अभियान। कौन सा अभियान? बंगाल अभियान। यह अभियान कब हुआ? 1324 ईस्वी में गया था बंगाल अभियान और 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान करने के पश्चात वापस आया था। जो बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था, यह अभियान गयासुद्दीन तुगलक शाह ने स्वयं किया था। यहां जीएसटी का आशय मैंने लिखा गयासुद्दीन तुगलक। 60 में समझने के लिए, 60 में लिखने के लिए मैंने गयासुद्दीन तुगलक शाह की जगह जीएसटी लिख दिया। तो जीएसटी का आशय यहां है गयासुद्दीन तुगलक। मैंने कहा कि 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं बंगाल का अभियान किया। इस समय बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन वस्तुतः यह बंगाल के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। और यह गयासुद्दीन कौन था? बुगरा खां का पौत्र था। बुगरा खां कौन था? बलवन का पुत्र। मैंने जिस समय बलवन बताया था उस समय मैंने चर्चा की थी कि बलवन ने 1280-81 ईस्वी में बंगाल विद्रोह का दमन करने के लिए न सिर्फ बंगाल का अभियान किया बल्कि तुगरिल खां की हत्या करने को उपरांत उसके सगे संबंधियों को भी दंडित किया। साथ ही अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। तो यहां ये जो गयासुद्दीन है, गयासुद्दीन इसी बलवन के पुत्र बुगरा खां का पौत्र है और जो बंगाल के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। महत्वपूर्ण यह है कि गयासुद्दीन तुगलक शाह के शासनकाल में यही गयासुद्दीन तुगलक शाह के शासनकाल में इसी गयासुद्दीन ने बंगाल क्षेत्र में न केवल अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की बल्कि स्वतंत्र रूप से बंगाल क्षेत्र में शासन भी करने लगा था। जबकि मैंने पहले ही बताया था कि जो बंगाल का क्षेत्र था मोहम्मद गोरी के समय से ही तुर्क सत्ता के अधीन था। और बंगाल के समय मैंने बताया था कि मोहम्मद गोरी के एक साधारण से सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल का न सिर्फ अभियान किया बल्कि बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित करके राजधानी नदिया पर अधिकार भी किया था। तो चूंकि बंगाल क्षेत्र प्रारंभ से ही सल्तनत का हिस्सा था, ऐसे में पुनः बंगाल को सल्तनत में शामिल करने के उद्देश्य से गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का अभियान किया और बंगाल के शासक गयासुद्दीन को पराजित करके बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला और सुल्तान की इसी बंगाल विजय को ही सुल्तान की महान विजय घोषित किया गया था। तभी यह सवाल कभी नहीं पूछा गया, हो सकता है इन फ्यूचर पूछ दे कि गयासुद्दीन तुगलक शाह के किस अभियान को उसकी महान विजय घोषित किया गया था। वह कौन सा अभियान था? बंगाल का अभियान। ठीक। जिस समय सुल्तान बंगाल अभियान करके वापस आ रहा था उस दौरान दिल्ली के बाहर गयासुद्दीन तुगलक शाह जब बंगाल को विजित करके वापस राजधानी दिल्ली आ रहा था, उसी समय सुल्तान के स्वागत हेतु दिल्ली के बाहर एक समारोह का आयोजन किया गया था। वह समारोह का आयोजन कहां किया गया था? अफगानपुर नामक स्थान पर। अफगानपुर नामक स्थान पर। इसी अफगानपुर नामक स्थान पर ही सुल्तान के स्वागत समारोह हेतु एक लकड़ी के मंडप का निर्माण भी किया गया, यानी एक लकड़ी का भवन भी निर्मित किया गया था। और जब सुल्तान स्वागत समारोह में उपस्थित होने के उपरांत जब इस लकड़ी के मंडप में बैठने के लिए गया, उसी समय लकड़ी का मंडप गिर गया। सुल्तान के साथ साथ उसका एक पुत्र मोहम्मद खां, साथ ही उसके 3-4 महत्वपूर्ण अधिकारियों की उसी मंडप में दबने से मृत्यु हो गई थी। तो मैंने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। और इसी बंगाल अभियान से जब वापस आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक, उसने क्या कहा था कि मेरे दिल्ली से पहुंचने से पहले, निजामुद्दीन औलिया क्या कहा था? मेरे दिल्ली से पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाएं। तो औलिया ने प्रत्युत्तर जवाब में क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और राजधानी दिल्ली के बाहर ही अफगानपुर नामक स्थान पर सुल्तान के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और यहीं पर सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, यानी अफगानपुर में सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कहने का आशय यह है कि इसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक था वह राजधानी दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाया। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के संदर्भ में भी विद्वानों ने अपने अपने विचार है। जैसे एक विद्वान बर्नी है, दूसरे विद्वान है फरिश्ता। इन दोनों विद्वानों बर्नी और फरिश्ता ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को एक दुर्घटना बताया, यानी कि यह एक संयोग था जिसके कारण लकड़ी का मंडप गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक साहब की मृत्यु हो गई थी। तो बर्नी और फरिश्ता क्या कहते हैं? इसे एक दुर्घटना बताते हैं। वहीं इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक शाह की मृत्यु को जूना खां के षड्यंत्र का परिणाम बताया है। तो यहां सवाल उठता है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस विद्वान ने या किसने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को एक षड्यंत्र बताया है, तो वह कौन सा विद्वान है? इब्न बतूता।
इब्न बतूता ने अपने विवरण में यह भी कहा कि गयासुद्दीन तुगलक शाह की मृत्यु जूना खां के षड्यंत्र का परिणाम था। जूना खां वही जो आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। और फिर यह विवरण बताते हैं कि इसी जूना खां के इस कहने पर अहमद अयाज नामक व्यक्ति ने, क्या कहते हैं इब्न बतूता, कि गयासुद्दीन तुगलक शाह की मृत्यु जूना खां के षड्यंत्र का परिणाम थी, क्योंकि इसी जूना खां के कहने पर अहमद अयाज नामक व्यक्ति ने अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के मंडप का निर्माण कराया था। और जब यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना तो इसने अहमद अयाज को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, किंतु वर्तमान शोध कहते हैं कि यह गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी वह एक दुर्घटना ही थी, यानी कि इब्न बतूता के कथन से आधुनिक विद्वान सहमत नहीं। ठीक,
अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, जब वो बंगाल अभियान से वापस आ रहा था, उसी समय बंगाल अभियान से वापस दिल्ली आ रहा था, उसी समय दिल्ली के बाहर उसके स्वागत समारोह के लिए अफगानपुर नामक स्थान पर एक भव्य आयोजन किया गया था और उसी अफगानपुर में लकड़ी के मंडप में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। कौन सुल्तान बना? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया था, अर्थात कुल इसने 26 वर्ष शासन किया था। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां था, और उपाधि क्या थी? उलूग खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां था, और उपाधि क्या थी? उलूग खां की इसने उपाधि भी धारण की थी। यह इसके संदर्भ हम देखते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। यह अरबी, फारसी, इतिहास, विज्ञान, गणित, खगोल, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों का ज्ञाता भी था। इसके बारे में अनेक विद्वान इसे अपने युग का अरस्तु कह करके भी संबोधित करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, आपका उत्तर होना चाहिए। दूसरा, किस सुल्तान को, सल्तनत के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण उसे अपने समय का अरस्तु भी कहा जाता है, तो वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो यहाँ ये जो कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं और अक्सर सवाल पूछ दिया। ऐसे में ये जितने भी तथ्यात्मक चीजें हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण है और इसको आपको जानना, आपके लिए जानना अनिवार्य है। क्योंकि आप कोई भी प्रश्न पत्र हल करेंगे तो ऐसे सवाल न सिर्फ पूछे गए हैं, बल्कि ऐसे सवाल पूछने की संभावना भी ज्यादातर रहती है। तो मैंने कहा कि इसकी विद्वता को देखते हुए अनेक विद्वान इसे अपने समय का अरस्तु भी कहते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सर्वाधिक अनुशासित एवं सुसंस्कृत सुल्तान था। किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इसी तरह एल्फिस्टन जैसे जो साम्राज्यवादी लेखक एल्फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत पागलपन के अंश भी विद्यमान थे। इसी तरह एडवर्ड थॉमस महोदय ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्का बनाने वाला राजकुमार भी कह करके संबोधित किया है। अब यहां सवाल उठता है कि एल्फिस्टन ने क्यों कहा इसमें पागलपन के अंश थे, एडवर्ड थॉमस ने क्यों कहा इसमें सिक्के बनाने वाले इसे सिक्का बनाने वाला, मुद्रा बनाने वाला राजकुमार कहा। ये जो तमाम उपाधियों से इसे विभूषित किया गया है, जब इसकी विभिन्न प्रकार की इसके समय जो राजनीतिक घटनाएं हैं, इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं, जब उन योजनाओं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे आखिर किस वजह से एल्फिस्टन ने इसके बारे में कहा कि इसमें पागलपन के अंश विद्यमान थे, किस कारण एडवर्ड थॉमस ने कहा कि इसे मुद्रा बना या सिक्का बनाने वाला राजकुमार कह करके संबोधित किया है। ठीक, इसामी ने कहा, मध्यकालीन विद्वान इसामी ने कहा कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। तो यद्यप होली के त्योहार में आगे हम देखेंगे मुगल काल में अकबर भी लेता है, लेकिन अगर पूछा जाए सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यह प्रथम सुल्तान था, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की कब्रों की यात्रा भी की थी। ठीक, इसके पहले जितने सुल्तान थे वे लोग मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी जो दरगाहें हैं, इन दरगाहों की यात्रा नहीं की थी। यह प्रथम सुल्तान था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की कब्रों अर्थात उनके दरगाहों की यात्रा की थी। और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी किया था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए सल्तनत की किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था अपने शासनकाल के दौरान, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, वेश्यावृत्ति है, ये जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, इनके संदर्भ हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने तो किया है, इन पर प्रतिबंध लगा है। जब सामाजिक व्यवस्था बताएंगे उसमें चर्चा करेंगे। आगे चलकर मुगल काल में भी हम देखेंगे कि सती प्रथा की जैसे बात आएगी, बाल विवाह की बात आएगी,
या फिर वेश्यावृत्ति की बात आएगी, चाहे और अकबर रहे हों चाहे औरंगजेब हों, इन लोगों शासकों के द्वारा भी इन सामाजिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए सल्तनत के इतिहास में, तो सल्तनत के इतिहास में सती प्रथा को किसने पहली बार प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहां सावधान रहिएगा कि सवाल जब भी पूछा जाएगा या तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अथवा मुगल काल के किस बादशाह ने, तो सुल्तान व बादशाह दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो जब सुल्तान की बात आएगी जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत की बात आ रही है, जब बादशाह की बात आएगी जाहिर सी बात है मुगल काल की बात हो रही है। तो इसी की तरह इसे मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ अन्य नामों से भी विद्वानों ने संबोधित किया गया, अन्य नामों से संबोधित किया है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपास भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे आदर्शवादी सुल्तान भी मानते हैं, कुछ लोग इसे बदनसीब सुल्तान भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए सल्तनत के किस सुल्तान को रक्त पिपास कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसे आदर्शवादी कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसे बदनसीब कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? इसी तरह इसामी, जो मध्यकालीन विद्वान इसामी है, मोहम्मद बिन तुगलक को विधर्मी भी कह करके संबोधित किया है। क्या कह के संबोधित किया है? विधर्मी। साथ ही इसी इसामी ने द्वितीय यजीद भी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहा है? द्वितीय यजीद। इसी तरह इसामी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक को नाकाम योजनाओं का मेधावी कर्ता धर्ता भी कह करके संबोधित किया है। यहां अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने विधर्मी कहा है? इसामी ने कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के किसने द्वितीय यजीद कह करके संबोधित किया है? इसामी ने कहा है। इस तरह के सवाल अक्सर बनते रहते हैं और पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसे तथ्यात्मक चीजों पे आपको विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यहां अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीजें उनके बारे में जरा देखते हैं। जैसे कालीपद मित्रा। कालीपद मित्रा एक विद्वान है। इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिक रेफरेंसेस इन द जैन पोयम। कालीपद मित्रा की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिक रेफरेंसेस इन द जैन पोयम। हिस्टोरिक रेफरेंसेस इन द जैन पोयम में कालीपद मित्रा ने लिखा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का योगियों के साथ अच्छे संबंध भी थे। और इसी विद्वान ने ही वह बताया था कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जैन संत जिन प्रभसूरी के साथ आधी रात तक वार्ता करता रहा और जिन प्रभसूरी की वार्ता से प्रभावित होकर के, जिन प्रभसूरी की बातों से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार स्वरूप 1000 गाय जैन आचार्य जिन प्रभसूरी को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। और यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पलतीना स्थित शत्रुंजय मंदिर तथा साथ ही गिरनार स्थित जैन मंदिर की न केवल यात्रा की, बल्कि इस शत्रुंजय मंदिर में, जो पलतीना का शत्रुंजय मंदिर है, इसी शत्रुंजय मंदिर में जैन तीर्थकरों के सम्मान में कर्मकांड भी किया था। तो सवाल अभी कभी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जैन तीर्थकरों के सम्मान में कर्मकांड किया था? तो कौन सा सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने साधु संतों को रहने के लिए एक बस्ती का निर्माण कराया था, जिसे किस नाम से जाना गया था? उपाश्रय नाम से जाना जाता था। तो सवाल यहां पूछा जा सकता है कि साधु संतों के रहने हेतु दिल्ली के किस सुल्तान ने उपाश्रय नामक बस्ती का निर्माण कराया था? किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी तरह हम देखते हैं गायों के रहने के लिए गोमठ का निर्माण कराया था 1338 ईस्वी। कब? 1338 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ा था। जिस समय सुल्तान के शासनकाल में अकाल पड़ा, उस समय सुल्तान ने एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर एक नगर का निर्माण भी कराया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? स्वर्णद्वारी के नाम से जाना जाता था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वर्णद्वारी नामक नगर की स्थापना की थी? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मैंने कहा जिस समय 1338 ईस्वी में सुल्तान के शासनकाल में अकाल पड़ा, सुल्तान ने एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर स्वर्णद्वारी नामक नगर का निर्माण करा था। और यहां पर इसी स्वर्णद्वारी नगर में 2.5 वर्ष रह करके सुल्तान ने शासन कार्य भी किया था। ठीक, तो अभी सुल्तान कहां से कार्य करता था? राजधानी दिल्ली से। लेकिन इसने 2.5 वर्ष कहां रह करके शासन का संचालन किया था? स्वर्णद्वारी नगर में रह करके किया था। प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपने शासन
के लिए खलीफा से मानाभिषेक पत्र अर्थात मंसूर नहीं प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु जब इसके राज्य में अकाल पड़ा तो ऐसे में 1345 ईस्वी में इसने खलीफा से अपने राज्य की मान्यता भी प्राप्त करने का प्रयास किया था और खलीफा के दूतों ने इसके शासनकाल को न सिर्फ मान्यता प्रदान की बल्कि इसे मंसूर पत्र भी प्रदान किया था। और इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम देखते हैं कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। जब विजयनगर बहमनी साम्राज्य बताएंगे तो और डिटेल हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की अथवा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? अब देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया, इसने गुण व योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर लोगों को नियुक्त भी करना प्रारंभ किया था। यहां कहने का आशय यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने न सिर्फ कुलीन व अकुलीन मुसलमानों को बल्कि योग्य हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान करने प्रारंभ किए थे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किए थे। जैसे चुनार अभिलेख से ज्ञात होता है, चुनार अभिलेख में इसके एक हिंदू मंत्री साई राज का भी वर्णन मिलता है। तो चुनार अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साई राज नामक हिंदू को भी मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसी तरह इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नामक हिंदू को सेहवान के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? सेहवान के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। मीरन राय को गुलबर्गा का सूबेदार नियुक्त किया था। धारा को दक्षिण भारत का नायब वजीर के पद पर नियुक्त किया था। तो कहने का आशय यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक न सिर्फ योग्य था बल्कि योग्यता का सम्मान भी करता था, चाहे वह हिंदू हो अथवा मुस्लिम हो। यदि वह योग्य है तो उसे शासन के उच्च पदों पर नियुक्त करना इसने प्रारंभ किया था। इसके पहले क्या होता था? प्रारंभ में गुलाम वंश के शासकों के समय कुलीन तुर्की मुसलमान होते थे उन्हें उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अलाउद्दीन जो खिलजी वंश के सुल्तान आए, खिलजी वंश के सुल्तानों के समय में चाहे कुलीन तुर्क हो चाहे निम्न कुल का तुर्क हो, किंतु वह तुर्क होना चाहिए और उन तुर्कों को ही शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता रहा। लेकिन हम यहां से देखते हैं कि सल्तनत के इतिहास में हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किए जाने प्रारंभ कर दिए गए। ठीक, इसके समय की जो राजनीतिक घटना है उसके बारे में देखते हैं। इसके समय की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, इसके समय में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ था। गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण, मंगोलों का एक बार मात्र आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1327 ईस्वी में। यह आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तरमा सरीन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस मंगोल नेता के नेतृत्व मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, तो किसके नेतृत्व हुआ था? तरमा सरीन के नेतृत्व में। किंतु इस मंगोल आक्रमण का परिणाम क्या रहा, इस संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं। और आप निश्चिंत रहिएगा, जहां जिस इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास में जहां भी कंट्राडिक्शन होता है, जहां जिस मुद्दे पर विद्वान एकमत नहीं होते हैं, ऐसे सवाल अमूमन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा कि इस मंगोल आक्रमण का परिणाम क्या रहा, इस संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है। इस संदर्भ में, मंगोल आक्रमण के संदर्भ में, जहां इसामी ने लिखा, इसामी ने अपने वृतांत में बताया, अपने विवरण में बताया कि मंगोल जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, तो सल्तनत की सेना से न सिर्फ मंगोल पराजित हुए बल्कि पराजित होने के पश्चात भाग गए थे। किसने कहा था? इसामी ने लिखा। और वहीं फरिश्ता ने लिखा, फरिश्ता ने क्या लिखा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तरमा सरीन को 5000 दीनार में खरीद लिया था, 5000 दीनार मुद्रा में खरीद लिया था। तो कहने का आशय यह है कि इस मंगोल आक्रमण का परिणाम क्या रहा, जहां विद्वान एक मत नहीं है, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन किंतु यह जरूर पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसके नेतृत्व में मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तरमा सरीन के नेतृत्व में। ठीक, और फिर हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए थे। कितने? 34 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 34। और इनमें से 27 विद्रोह कहां हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे। कहां पे हुए थे? दक्षिण भारत में। और इस दक्षिण भारत में जो 27 विद्रोह हुए थे, इस विद्रोह का ही परिणाम था कि दक्षिण भारत में एक तरफ जहां 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, वहीं दूसरी तरफ 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब सारे विद्रोह तो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक दक्षिण भारत के विद्रोहों की बात है, जिस समय विजयनगर बहमनी साम्राज्य की चर्चा करेंगे, तो वहां इन 27 विद्रोह में से जो जो विद्रोह महत्वपूर्ण है
और उन विद्रोहों के पश्चात कैसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम उत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण विद्रोह उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो पहला विद्रोह उत्तर भारतीय क्षेत्र में हुआ था वह 1327 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? सागर क्षेत्र में हुआ था। इस समय सागर के सूबेदार के पद पर कौन कर रहा था? बहाउद्दीन गुरशस्प। बहाउद्दीन गुरशस्प। जिस समय सागर के गवर्नर यानी सागर के सूबेदार बहाउद्दीन गुरशस्प ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया, उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अयाज के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेज करके बहाउद्दीन गुरशस्प को न सिर्फ पराजित किया, बल्कि ये बहाउद्दीन गुरशस्प पराजित होने के पश्चात दक्षिण भारत भाग गया। दक्षिण भारत जाकर के काम्पिल्य राज्य में शरण ले रखी थी। किस राज्य में? काम्पिल्य राज्य में। जो दक्षिण भारत का काम्पिल्य राज्य था, यह एक हिंदू राज्य था। जब बहाउद्दीन गुरशस्प सागर में पराजित होने के पश्चात काम्पिल्य राज्य भाग गया, ऐसे में सुल्तान ने काम्पिल्य राज्य पर आक्रमण किया और यहां के हिंदू शासक की न केवल हत्या की, बल्कि काम्पिल्य राज्य को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। साथ ही बहाउद्दीन गुरशस्प को बंदी बनाकर के दिल्ली लाया गया और दिल्ली में इसी बहाउद्दीन गुरशस्प की मोहम्मद बिन तुगलक ने जिंदा चमड़ी उधड़वा ली थी। यहां तक विद्वानों ने यहां तक बताया है, इसके बारे में यहां तक कहा है कि जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने न केवल बहाउद्दीन गुरशस्प की जिंदा चमड़ी उधड़वाई थी, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका करके उसके परिवार वालों को भोजन के रूप में खिलाया भी था। किसके परिवार के? बहाउद्दीन गुरशस्प के परिवार के नागरिकों को। तो मैंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना कठोर दंड दिया था बहाउद्दीन गुरशस्प के संदर्भ में कि बहाउद्दीन गुरशस्प ने सिर्फ जिंदा चमड़ी उधड़वाई, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करा करके उसे भोजन के रूप में पका करके उसके परिवार के लोगों को खिलाया भी था। तो अब ऐसा कार्य करेगा तो कोई कहेगा कि नहीं उसमें पागलपन के अंश थे? निश्चित रूप से कहेगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि 1328 ईस्वी में उत्तर भारत में जो इसके समय में विद्रोह हुआ, जो महत्वपूर्ण विद्रोह था, वह मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा ने किया था। किसने किया था? बहराम आइबा ने। जिस समय बहराम आइबा ने, मुल्तान के गवर्नर अर्थात मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा ने जिस समय सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, उस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं मुल्तान का अभियान किया और मुल्तान के विद्रोही सूबेदार बहराम आइबा को पराजित करके मुल्तान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किया। ठीक, अब ये रही उत्तर भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब मैंने पहले ही चर्चा कर दी जहां तक जो 27 विद्रोह दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हुए, जिस समय हम विजयनगर की स्थापना किस प्रकार होती है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार होती है, इन्हीं विद्रोहों के षड्यंत्र का परिणाम थी। जब हम विजयनगर बहमनी साम्राज्य बताएंगे तो वहां जो 27 में से जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उन विद्रोहों की भी चर्चा करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें।
अब जरा मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन योजनाओं में जो पहली सबसे महत्वपूर्ण योजना थी वह कौन सी थी? दोआब में कर वृद्धि की योजना। पहली योजना कौन थी? दोआब में कर वृद्धि की योजना। दोआब में सुल्तान ने दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना क्यों बनाई, इसके संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। जैसे
इतिहास जैसे मध्यकालीन विद्वान बर्नी ने अपने विवरण में कहा कि सुल्तान दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना इसलिए बनाया था क्योंकि वह राज्य की आमदनी में वृद्धि करना चाहता था। अर्थात सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में न सिर्फ कर वृद्धि की योजना बनाई बल्कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर में कई गुना वृद्धि कर दी। किसने कहा? बर्नी ने कहा। किंतु बर्नी का यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ही 1/2 भू राजस्व के रूप में वसूली की जाती थी। ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक यानी 50% भू राजस्व अलाउद्दीन खिलजी वसूल करता था। यद्यप गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व की दर को घटा करके 1/2 से कितना कर दिया था? 1/3 कर दिया था। यदि 1/3 अथवा आधा कर पहले से लिया जा रहा है और कई गुना अगर कर में वृद्धि कर दी जाएगी तो किसान के पास बचेगा क्या? क्या बर्नी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है? निश्चित रूप से नहीं होता। इसी तरह एक विद्वान है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनकी रचना का नाम है तारीख मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी रचना तारीख मुबारक शाही में लिखा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि जो पुराने कर पहले से लागू थे उन करों को कठोरता के साथ वसूल करना प्रारंभ किया। और जब दोआब क्षेत्र में पुराने कर थे उनको कठोरता के साथ वसूल करना प्रारंभ किया, उसी के कारण किसानों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसने लिखा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी किस रचना में? तारीख मुबारक शाही। जबकि वर्तमान शोध कहते हैं, आधुनिक विद्वान इस मत से सहमत हैं कि संभवतः सुल्तान ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की जो योजना बनाई थी उसका मुख्य कारण यह था कि पहली चीज कि गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र था राजधानी दिल्ली के नजदीक था, और दूसरी चीज गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था। खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था। जब दोआब क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र अनाज के दृष्टि से एक उपजाऊ क्षेत्र है और राजधानी दिल्ली के समीप है, ऐसे में क्या यहां करों में अगर थोड़ी सी वृद्धि कर ली जाए और राजधानी के पास है तो राजधानी के माध्यम से अगर कोई विद्रोह भी होता है इसके माध्यम से यहां पर नियंत्रण भी स्थापित किया जा सकता है। यानी इस योजना को यदि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो उपजाऊ क्षेत्र है यहां भू राजस्व की दर में अगर कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए और चूंकि यह दिल्ली राजधानी के नजदीक है और यहां पे प्रशासनिक नियंत्रण भी कुशलतापूर्वक संचालित किया जाए तो यह योजना सफल हो सकती है। ठीक है, तो आधुनिक विद्वानों का मानना है कि संभवतः सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर को 1/3 से बढ़ाकर के 1/2 कर दिया था। और इसलिए किया था दोआब क्षेत्र में, पहली बार दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि इसलिए की थी क्योंकि एक तरफ जहां दोआब क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र था वहीं राजधानी दिल्ली के नजदीक था। ठीक, लेकिन समस्या यह किंतु जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई यहां इस योजना को असफल होने में सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस समय सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना लागू की उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। और जिस समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ा तो ऐसे में किसानों को सुल्तान से राहत की उम्मीद थी, किंतु राज्य की तरफ से कोई राहत नहीं प्रदान की गई। और फिर जब इस योजना का कठोरता पूर्वक क्रियान्वयन दोआब क्षेत्र में किया गया तो ऐसे में दोआब क्षेत्र के किसानों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया। और यही मत ही सर्वाधिक प्रमाणित मत भी है और वर्तमान शोध भी इस मत से सहमत है। तो यह हम देखते हैं दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसके विरुद्ध किसानों ने विद्रोह भी किया। ठीक, तो अब जब किसानों ने विद्रोह कर दिया, जब सुल्तान को यह ज्ञात हुआ कि दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ा है और योजना कठोरता पूर्वक लागू होने से किसान वहां पे विद्रोही हो गए हैं, ऐसे में सुल्तान ने न सिर्फ दोआब क्षेत्र में लागू की गई अपनी इस योजना को वापस लिया बल्कि किसानों को अकाल से राहत प्रदान करने हेतु अग्रिम ऋण भी प्रदान किया। जिस अग्रिम ऋण को किसानों के बीच में वितरित किया था उसे क्या कहा गया था? सुंदर। जो अग्रिम ऋण दोआब क्षेत्र के किसानों को वितरित किया गया था उसे क्या कहा गया था? सुंदर। और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल के समय किसानों को अग्रिम ऋण भी प्रदान किया था। क्लियर? अब आते हैं दूसरी इसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन की योजना। राजधानी परिवर्तन की योजना के संदर्भ जरा देखते हैं।
देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा गया था? दौलताबाद। देवगिरी के नाम ही बदल करके क्या रखा गया था? दौलताबाद। और बर्नी जैसे इतिहासकार कहते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कहां से? दिल्ली से दौलताबाद। अब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी क्यों स्थानांतरित की थी, इसके संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। और मैं बार बार कहता हूं इतिहास क्या है, विभिन्न प्रकार के जितने भी विद्वान हैं उन विद्वानों का अपना अपने अपने नजरिए से इतिहास को देखने का अपना अपना मतलब जितने विद्वान हैं विद्वानों को इतिहास को देखने का अपना अपना नजरिया है। हम क्या करते हैं, विद्वानों के विभिन्न नजरियों को न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि उस नजरिए का अध्ययन उपरांत एक वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि बर्नी ने अपने विवरण में बताया कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। किंतु क्यों की थी, इसके कारण के संदर्भ में बर्नी ने कहा कि चूंकि इस समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हो चुका था, ऐसे में उत्तर भारत में रह करके दक्षिण के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाई हो रही थी। कहने का आशय यह है कि इनका कहना है कि जब दक्षिण मतलब विंध्य पर्वत श्रेणी के उस पार जब सम्राट सल्तनत का विस्तार हुआ तो ऐसे में दिल्ली को केंद्र मान करके दक्षिण के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में सुल्तान को कठिनाई हो रही थी। इसी कारण सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। किसने कहा? बर्नी ने कहा। और बर्नी ने अपने विवरण में यह भी बताया कि चूंकि दौलताबाद मध्य में स्थित था, राजधानी के साम्राज्य के मध्य में स्थित था, इसलिए सुल्तान ने दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। किंतु बर्नी का यह कथन गलत है। कैसे गलत है अभी उसकी व्याख्या हम करते हैं। इसी तरह इब्न बतूता कहते हैं, अब जहां तक बर्नी के कथन की बात है, प्रामाणिकता की बात है, अगर हम कह रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद मैंने कहा, बर्नी ने कहा कि उत्तर भारत में रहकर के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों पर प्रभाव नियंत्रण स्थापित करने में सुल्तान को कठिनाई हो रही थी और इसी कारण सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। तो यह भी सवाल उठता है कि यदि उत्तर भारत में रह करके दक्षिण के क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता था, क्या दक्षिण भारत में रह करके उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम हो सकता था? नहीं हो सकता था। और फिर दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में भी स्थित नहीं था। तो क्या बर्नी का यह कथन सही है? निश्चित रूप से गलत है। लेकिन बर्नी का अपना एक नजरिया है, कोई कुछ न कुछ कारण तो बर्नी ने देखा जिसके कारण दिल्ली से दौलताबाद की बात कही। तो अब उसका जब हम समीक्षा करेंगे उसमें इनका कथन भी समाहित होगा। अब इब्न बतूता के बारे में मैंने बताया 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में किसका शासनकाल? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब सब? 1325 से 1351। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा था। तो यहां 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था। इसको आपको मतलब आप किस सन में आया था इसको भूलने ना पाए, इसके लिए आपको यहां एक कोड बता देता हूं। 1335, ध्यान दीजिएगा, 33 तूता। तो 33 तूता आपको याद रहेगा। तो आपको यह भी पता रहेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब है? 1325 से 1351, यानी 1333 ईस्वी इब्न बतूता भारत आया था। तो मैंने कहा इब्न बतूता ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण के संदर्भ में जो कारण बताया, वह कारण क्या कहा कि चूंकि दिल्ली की जनता सुल्तान से नाराज थी और सुल्तान को आए दिन अपशब्द लिखे हुए पत्र भेजा करती थी, जिसके कारण सुल्तान उन्हें दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना चाहता था। और इब्न बतूता ने तो यहां तक कहा कि सुल्तान दिल्ली की जनता को दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली के नागरिकों के मकानों को अत्यधिक कीमत पे खरीद भी लिया था। किसने कहा? इब्न बतूता ने। किंतु इब्न बतूता का भी यह कथन विरोधाभासपूर्ण है। उसका प्रमुख कारण यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी इब्न बतूता को अपने शासनकाल के दौरान दंडित भी किया था। तो जब इब्न बतूता सुल्तान से स्वयं पीड़ित है तो क्या वह निष्पक्ष लेखन करेगा सुल्तान के बारे में? निश्चित रूप से नहीं करेगा। इसी तरह एक विद्वान इसामी है। इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली की जनता सुल्तान से नाराज थी और सुल्तान को आए दिन अपशब्द भरे हुए पत्र लिखा करती थी, जिसके कारण सुल्तान दंड देने के लिए दिल्ली से दौलताबाद उन्हें स्थानांतरित करना चाहता था। और वहीं इसामी जो मध्यकालीन विद्वान है, इन्होंने क्या कहा कि सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज था। इसामी ने क्या कहा कि सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज था और दिल्ली की जनता को जबरदस्ती खदेड़ करके दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना चाहता था। कौन कहते हैं? इसामी कहते हैं। किंतु इसामी का यह कथन भी सत्य प्रतीत नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है
कि जिस समय दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की गई थी उस समय ईसामी के माता पिता को भी भेजा गया था और रास्ते में ईसामी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और जिस व्यक्ति के माता पिता की मृत्यु सुल्तान की योजनाओं के कारण हुई है और वह व्यक्तिगत रूप से सुल्तान से नाराज है, तो क्या वह निष्पक्ष लेखन करेगा? नहीं करेगा। ऐसे में ईसामी द्वारा यह जो बताया गया कारण था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण के संबंध जो कारण बताया गया, यह भी सत्य प्रतीत नहीं होता। अब इसकी जरा हम समीक्षा करते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण दरअसल है क्या कि दिल्ली से एक वर्तमान समय में एक शोध के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि दिल्ली से एक संस्कृत शिलालेख मिला हुआ है और दिल्ली के संस्कृत शिलालेख में ही यह वर्णित है कि जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण की योजना बनाई थी, उस समय दिल्ली की हिंदू नागरिकों को दौलताबाद जाने के लिए बाध्य नहीं किया था, बल्कि वह दिल्ली के मुस्लिम नागरिकों को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। जब दिल्ली से दौलताबाद सिर्फ मुस्लिमों को स्थानांतरित कर रहा है, तो क्या यह इनका कथन सही लग रहा है? जो ये कह रहे हैं दिल्ली की जनता सुल्तान से नाराज थी या सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज था, तो दिल्ली की जनता में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग हैं। इन लोगों का कथन गलत हुआ कि नहीं गलत? तो आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं कि संभवतः, चूंकि हम देखते हैं सही भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में जो 4 महत्वपूर्ण रियासतें अथवा राज्य थे वह कौन कौन थे? देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य, और सबके सब हिंदू राज्य थे। जब दक्षिण भारत में हिंदू राज्य है, वहां हिंदुओं की आबादी अधिक है, तो ऐसे में क्या उत्तर भारत में जो सुल्तान विराजमान है वह दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता। दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने में उसे कठिनाई निश्चित रूप से होती होगी। तो संभवतः सुल्तान की योजना यह थी कि दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में मुस्लिमों को बसा करके, यानी दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में वृद्धि करके दक्षिण के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाए। और यही कारण है कि संस्कृत शिलालेख यह स्पष्ट भी करता है, क्योंकि संस्कृत शिलालेख में क्या कहा गया है कि सुल्तान ने दिल्ली के हिंदुओं को दौलताबाद जाने के लिए बाध्य नहीं किया था, बल्कि दिल्ली के मुस्लिम नागरिक जो थे उनको दौलताबाद जाने के लिए कहा गया था। ठीक, तो इसका असर यही नहीं है कि सुल्तान दक्षिण क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में वृद्धि करके दक्षिण के क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, और इसके लिए उसने दौलताबाद को एक अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। क्लियर है बात? और फिर सुल्तान ने यह योजना एकाएक नहीं लागू की, बस इसके लिए व्यवस्थित योजना भी बनाई थी। जैसे सुल्तान ने जब दौलताबाद अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, तो दिल्ली से दौलताबाद के बीच में न सिर्फ सड़क का निर्माण कराया, बल्कि सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए और जगह जगह कुएं भी खुदवाए। ठीक, तो मैंने कहा कि जब दौलताबाद को अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया सुल्तान ने, तो सर्वप्रथम दिल्ली से दौलताबाद तक सड़कों का निर्माण कराया, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए और जगह जगह कुएं भी स्थापित करवाए। और फिर सुल्तान दिल्ली से दौलताबाद प्रथम चरण के तहत जब दिल्ली से दौलताबाद लोगों को भेजा गया था, उसमें प्रथम चरण के तहत सुल्तान ने अपने परिवार के सदस्यों व अपने अमीर यानी अधिकारी वर्ग को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगर सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज था तो अपने परिवार अपने अधिकारियों क्यों भेजता? ठीक, तो मैंने कहा कि सुल्तान ने प्रथम चरण के तहत अपने परिवार के सदस्यों व अपने अमीर यानी अधिकारी वर्ग को दौलताबाद भेजा था, और द्वितीय चरण में सूफी संत, कारीगर, इतिहासकार, साहित्यकार, इन लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। ठीक, और प्रथम चरण के तहत जो पहला व्यक्ति जाने वाला था वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मां मखदूम जहां गई थी। कौन? मखदूम जहां। वह कौन थी? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की माता थी। तो यहां कि अगर सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज या दिल्ली की जनता सुल्तान से नाराज है, तो क्या सुल्तान अपने परिवार के सदस्यों को भी दौलताबाद स्थानांतरित करता? निश्चित रूप से नहीं करता। तो यहां इनका कथन गलत प्रतीत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इन्होंने कुछ तो देखा होगा जिसके कारण यह राय व्यक्त की है। जरा उस राय पे भी आते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग भाई सल्तनत की सत्ता की आधारशिला मोहम्मद गोरी ने रखी थी, और सल्तनत 1206 ईस्वी से
गजनी से पृथक होकर के स्वतंत्र सत्ता के रूप में कायम हो गया था। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1337 राजधानी परिवर्तन की योजना कब है? 1337 ईस्वी। तो 1206 से 1337 एक लंबा दौर बीत गया। यानी कि इतने समय से जो मुस्लिम नागरिक थे, जो इतने लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे, जब उन्हें एकाएक दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया जाने लगा, जो कई दशकों से जो मुसलमान नागरिक कई दशकों से दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, जब उन्हें एकाएक दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कहा गया तो वह नाराज होंगे कि नहीं होंगे? जब नाराज होंगे, सुल्तान को अपशब्द भरे हुए पत्र लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इनका कथन आया कि नहीं है? यही चीज मैं कह रहा हूं कि इतिहास क्या है, विद्वानों जो भी विद्वान है, जिन विद्वानों ने इतिहास का लेखन किया है, उन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से न सिर्फ इतिहास की घटनाओं का अवलोकन किया है, बल्कि उसकी अपने तरीके से व्याख्या भी की है। तो हमारा प्रयास होता है कि हम विभिन्न घटनाओं, विभिन्न नजरियों, विभिन्न विचारों का न सिर्फ अध्ययन करें, बल्कि एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने का भी प्रयास करें। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ जो विभिन्न प्रकार के कथन हैं, इन्हीं कथनों के आधार पर ही हम इतिहास की वास्तविकता क्या है वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा कि जो लोग लंबे समय से दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जब उन्हें एकाएक दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कहा गया तो जाहिर सी बात है निश्चित रूप से वो नाराज हुए होंगे। फिर सूफी संतों की यहां तक बात आती है। सूफी संत अपने पीर माने गुरु, अपने गुरु के आदेश से दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में खनकाहे बना करके रह रहे थे। और जब इन सूफी संतों को भी बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया जाने लगा तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी विरोध किया होगा। फिर तीसरी चीज, सुल्तान ने अपनी जो दिल्ली से दौलताबाद नागरिकों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, वह इस योजना का क्रियान्वयन मई जून के महीने में किया था। कब किया था? मई जून के महीने में। और इस समय हम देखते हैं गर्मी भी भीषण गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में चूंकि यह योजना मई जून के महीने में क्रियान्वित हुई, ऐसे में रास्ते में अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई थी। जब सुल्तान को इस बात की सूचना मिली कि जो दिल्ली से दौलताबाद लोग जा रहे हैं उनमें से अधिकांश लोगों के रास्ते में मृत्यु हो गई, ऐसे में सुल्तान ने अपनी इस योजना को भी वापस ले लिया। तो कहने का आशय यह है कि सुल्तान की चाहे दोआब में कर वृद्धि की योजना हो अथवा राजधानी परिवर्तन की योजना हो, योजना तो हम देखते अच्छी है, किंतु इसका क्रियान्वयन पक्ष बेहतर नहीं। ठीक, इसका मतलब कि कहा जा सकता है सुल्तान यद्यप योग्य तो है, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ वह नहीं। क्लियर? इसी तरह इसकी अगली जो प्रमुख योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल तक सल्तनत की जो सर्वाधिक लोकमान्य और प्रचलित मुद्रा थी, वह दो मुद्राएं थी। एक थी चांदी की टंका, दूसरी थी तांबे की जीतन। एक थी चांदी की टंका, दूसरी थी तांबे की जीतन। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे की एक प्रतीक मुद्रा जारी की, जिसका नाम क्या था? अदली। जिसका नाम क्या था? अदली। यह किस धातु की मुद्रा बनी होती थी? कांसे की होती थी। प्रतीक मुद्रा का आशय यह है कि जो मूल्य चांदी के टंके का होगा वही मूल्य कांसे के अदली का भी होगा। यहां मैंने एक फारसी शब्द लिखा। इस शब्द के पीछे लिखने का आशय यह है कि इसके पहले, यानी कि अदली मुद्रा जारी होने से पहले सल्तनत काल में जो भी मुद्राएं प्रचलित की गई, उनमें उन मुद्राओं पर जो लेख खुदे होते थे वह अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में लेख खुदे होते थे। यह प्रथम मुद्रा अदली थी जिस पर पहली बार फारसी भाषा में लेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, यहां सवाल पूछा जा सकता है कि सल्तनत की प्रथम मुद्रा जिसमें पहली बार फारसी भाषा में लेख उत्कीर्ण किए गए, तो वह मुद्रा कौन सी थी? अदली। ठीक। अब सुल्तान की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के संदर्भ में, यानी सुल्तान की प्रतीकात्मक मुद्रा चलाने के संदर्भ में बर्नी ने कहा, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि संभवतः सुल्तान प्रतीक मुद्रा चला करके राज्य की आमदनी यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता था। क्योंकि बर्नी ने अपने कारण में बताया कि लगातार सैन्य अभियानों, प्रशासनिक खर्च व दान आदि के कारण राजकोष रिक्त हो जा रहा था। ऐसे में राजकोष को सुदृढ़ करने के लिए सुल्तान ने प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की थी। ठीक, किंतु बर्नी का यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। उसका प्रमुख कारण यह है कि नेल्सन राइट एक विद्वान है, इन्होंने अपने शोध पत्र में यह प्रमाणित किया है कि 14वीं शताब्दी में पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। जब पूरे वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी आई तो जाहिर सी बात है भारत में चांदी का आयात भी प्रभावित हुआ। जब चांदी का आयात प्रभावित हुआ तो क्या
जो चांदी के टंका मुद्रा है वह बननी बंद होगी कि नहीं? जब चांदी का आयात ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है चांदी की जो टंका मुद्रा पहले प्रचलित थी, जिसका निर्माण किया जाता था, वह मुद्रा का निर्माण भी अब प्रभावित हुआ। और फिर जिन लोगों के पास चांदी की टंका मुद्रा थी, जब नई टंका मुद्रा बननी बंद हो गई, तो ऐसे में जिनके पास चांदी की टंका मुद्रा थी उन लोगों ने उन मुद्राओं के यानी टंका मुद्रा को अपने घरों में छुपा करके रख लिया। जब वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी हुई, चांदी का आयात भारत में प्रभावित हुआ, तो न सिर्फ टंका मुद्रा का बनना बंद हुआ, बल्कि जिनके पास टंका मुद्रा थी उन लोगों ने उसे घरों में छुपा करके रख लिया। ऐसे में क्या हुआ कि बाजार में वस्तुओं के दाम गिरने लगे। जब बाजार में वस्तुओं के दाम गिरने लगे तो ऐसे में व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस चांदी की जो टंका मुद्रा थी, जो चांदी की निर्मित होती थी, इस कमी को दूर करने के सुल्तान ने एक प्रतीकात्मक मुद्रा कांसे की जारी की, जिसका नाम अदली था। क्लियर हुई बात? तो मैंने कहा कि जब 14वीं शताब्दी में पूरे वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी हुई, तो ऐसे में भारत में न सिर्फ चांदी का आयात प्रभावित हुआ, बल्कि चांदी की जो टंका मुद्रा निर्मित होती थी उसका निर्माण भी प्रभावित हुआ। और फिर भारत में जिन लोगों के पास चांदी की मुद्राएं थी, टंका मुद्रा थी, उसे उन्होंने छुपा करके अपने पास रख लिया। ऐसे में बाजार में वस्तुओं के दाम गिरने लगे। अतः सुल्तान ने बाजार व्यवस्था सुचारू ढंग से संपादित होती रहे, इसके लिए चांदी की जो टंका मुद्रा थी, इसका प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की, जो चांदी की टंका मुद्रा बनती थी, इसकी एक प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की, जिसे अदली कहा गया। और यह अदली मुद्रा किस धातु की होती थी? कांसे की होती थी। ठीक। लेकिन सवाल यह है कि सुल्तान की यह योजना भी आखिर असफल क्यों हुई? तो हम देखते हैं कि मुद्रा निर्माण, कोई भी मुद्रा जारी करने के लिए 3 आवश्यक शर्तों का पालन करना होता है। वे आवश्यक शर्त क्या होती हैं? पहली शर्त होती है मुद्रा निर्माण की विधि गुप्त हो। जो मुद्रा निर्मित की जा रही है, राज्य के द्वारा जो भी मुद्रा निर्मित की जा रही है, उसकी निर्माण की विधि गुप्त हो। दूसरी, मुद्रा को राज्य द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त हो। जो मुद्रा जारी की जा रही है उसको राज्य की मान्यता प्राप्त हो। और तीसरी, नकली मुद्रा बनाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान। लेकिन सुल्तान ने दूसरी यानी इस शर्त को तो पूरा किया, यानी मुद्रा को राज्य की जो कानूनी मान्यता की बात थी, इस शर्त को तो पूरा किया, किंतु इन दोनों शर्तों को सुल्तान ने पूरा नहीं किया। अर्थात सुल्तान ने मुद्रा निर्माण की विधि को नहीं गुप्त रखा, नहीं नकली मुद्रा बनाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। जब इन दोनों शर्तों का सुल्तान ने पालन नहीं किया, तो ऐसे में घर घर में न सिर्फ टकसालें स्थापित हुई, बल्कि नकली मुद्रा के बाजार में भरमार भी हो गई। जब नकली मुद्रा के बाजार में भरमार हुई, तो ऐसे में न सिर्फ व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ, बल्कि सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था भी चौपट हुई। और फिर सुल्तान को जब इस बात की जानकारी हुई, तो सुल्तान ने अपनी इस योजना को न सिर्फ वापस लिया, इस योजना को न केवल वापस लिया, बल्कि जो राजकोष में टंका मुद्रा थी, उस टंका मुद्रा को जिन नागरिकों के पास नकली मुद्राएं हो गई थी, जो ऑलरेडी ढाल चुके थे, मुद्रा चोरी छिपे ढाल चुके थे, तो सुल्तान ने राजकोष से टंका मुद्रा जो सुल्तान के राजकोष में टंका मुद्रा पड़ी हुई थी, जो शेष थी, उन मुद्राओं के बदले लोगों से नकली मुद्रा वापस ले लिया। ठीक। तो कहने का आशय यह है कि जब राजकोष में जो टंका मुद्रा थी, उसे दे करके जब नागरिकों से नकली मुद्रा लिया सुल्तान ने, तो राजकोष यानी जो सल्तनत की अर्थव्यवस्था थी और भी दुर्बल हुई। अर्थात कहने का आशय यह है कि सुल्तान ने अंततः अपनी इस योजना को भी वापस ले लिया। जरा अन्य योजनाओं को देखते हैं।
अब जरा मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य योजनाओं के बारे में देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना थी खुरासान अभियान की योजना। खुरासान अभियान की योजना सुल्तान मध्यकाल में ईरान के क्षेत्र को ही खुरासान के नाम से जाना जाता था। पहली चीज तो आप जान लीजिए, खुरासान क्षेत्र किसे कहा जाता, खुरासान क्या था, खुरासान किस क्षेत्र को कहा जाता था। ईरान क्षेत्र को ही मध्यकाल में खुरासान के नाम से भी जाना जाता था। अब सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना क्यों बनाई थी, जरा इस पर हम देखते हैं। इस संदर्भ में सूफी ग्रंथ कहते हैं, सूफी ग्रंथों का कहना है कि चूंकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, अतः मंगोलों से बदला लेने के लिए सुल्तान ने खुरासान का अभियान किया था, खुरासान अभियान की योजना बनाई थी। किसने लिखा, सूफी ग्रंथ। और फरिश्ता ने लिखा इस समय खुरासान क्षेत्र यानी ईरान क्षेत्र में इलखानों का शासन, इलखान यानी मंगोल, इलखान मंगोलों को इलखान कह के भी संबोधित किया गया है। तो फरिश्ता क्या कहते हैं, इस समय खुरासान क्षेत्र में इलखानों का शासन था, और चूंकि इलखानों की शक्ति इस समय यहां पर कमजोर हो गई थी, खुरासान क्षेत्र में इनकी शक्ति कमजोर हो गई थी, जिसके कारण खुरासान क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान थी। और सुल्तान ने खुरासान यानी ईरान क्षेत्र में जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति विद्यमान थी, इसी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना बनाई थी। किसने लिखा, फरिश्ता ने लिखा। और वर्तमान शोध साथ ही साथ आधुनिक विद्वान भी फरिश्ता के इसी मत से सहमत हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना क्यों बनाई थी, तो वह योजना क्या थी, उस योजना का मुख्य कारण क्या था कि खुरासान क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का कायम होना। ठीक, अब खुरासान अभियान की योजना को संचालित करने हेतु तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम मिस्र के शासक के साथ एक समझौता किया, यानी कि खुरासान योजना के क्रियान्वयन हेतु सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के शासक के साथ संधि की। न सिर्फ संधि की बल्कि खुरासान अभियान हेतु 3,70,000 अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती भी की। 3,70,000 जहां अतिरिक्त सैनिकों की नियुक्ति की इस योजना हेतु, वहीं इन सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र भी तैयार कराए, साथ ही इन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन का भुगतान भी किया। किंतु सुल्तान की यह योजना भी असफल है। उसका मुख्य कारण यह था कि जिस समय सुल्तान इस योजना का क्रियान्वयन करना चाहता था, अर्थात खुरासान अभियान करना चाहता था, उसी समय जो मिस्र का शासक था जिसके साथ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने समझौता किया था, संधि की थी, उस मिस्र के शासक को पद से हटा दिया गया, यानी कि उसे अपदस्थ कर दिया गया। और मिस्र में जो तात्कालिक सुल्तान के पद पर आरूढ़ हुआ, उस सुल्तान ने, जो मिस्र के शासक के अपदस्थ किए जाने के बाद जो नवनियुक्त सुल्तान बना मिस्र का, उसने ईरान के साथ संधि कर ली। जब उसने ईरान के साथ संधि कर ली, ऐसे में सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना को त्याग दिया। ठीक, तो खुरासान योजना को न सिर्फ त्याग दिया, बल्कि 3,70,000 जो अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती की गई थी, इन सैनिकों को जिनकी नियुक्ति की गई थी, उन्हें अब राज्य से निष्कासित भी किया जाने लगा। जब इन सैनिकों को राज्य से निष्कासित किया गया, तो सुल्तान सैनिकों के बीच में अलोकप्रिय भी होने लगा। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान की खुरासान अभियान की योजना भी असफल है। इसी तरह कराचिल अभियान, सुल्तान के समय में कराचिल अभियान हुआ था। कराचिल अभियान के संदर्भ में जरा देखते हैं, कराचिल कहां स्थित है, इस संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। बर्नी ने कराचिल के संदर्भ में कहा कि कराचिल हिमालय की पर्वतमाला में स्थित है। बर्नी ने क्या कहा कि कराचिल कहां स्थित है, हिमालय की पर्वतमाला में स्थित है। इसी तरह इब्न बतूता ने कहा कि कराचिल, जो कराचिल का क्षेत्र है, कराचिल दिल्ली से 10 दिन की दूरी पर स्थित है। किसने कहा, इब्न बतूता ने। ठीक है, किंतु वर्तमान शोधों से यह प्रमाणित होता है, वर्तमान शोध यह प्रमाणित करते हैं कि कराचिल जो क्षेत्र था, मध्यकाल में जो कराचिल का क्षेत्र था, वर्तमान में कांगड़ा के क्षेत्र में शामिल था। वर्तमान कांगड़ा यानी कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश। तो कराचिल कहां स्थित है, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में। अब कराचिल अभियान की योजना क्यों बनाई थी सुल्तान ने, इस संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। बर्नी ने कराचिल अभियान के संदर्भ में कहा कि चूंकि सुल्तान खुरासान का अभियान करना चाहता था और
कराचिल खुरासान अभियान के बीच में पड़ता था, ऐसे में सुल्तान ने कराचिल अभियान की योजना बनाई थी। किंतु बर्तनी का यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता। उसका प्रमुख कारण क्या है कि ईरान की जरा भौगोलिक स्थिति देखिए और भारत के हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखिए। भाई यह तो वर्तमान सोच से प्रमाणित हो गया है, वर्तमान सोच से यह प्रमाणित हो गया है कि यह हिमाचल प्रदेश का, कराचिल हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ईरान की भौगोलिक स्थिति जरा देख लीजिए, क्या ये ईरान के रास्ते में पड़ रहा है? निश्चित रूप से नहीं पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, खुरासान अभियान की योजना को तो सुल्तान पहले ही त्याग चुका है। जब खुरासान अभियान की योजना को त्याग चुका है, खुरासान के मार्ग में पड़ रहा है, इसलिए कराचिल का अभियान करेगा, यह भी प्रमाणित नहीं होता। फरिश्ता ने कहा, कराचिल अभियान के संदर्भ फरिश्ता ने कहा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि चीन पर आक्रमण करना चाहता था और कराचिल चीन का अंग था, इसलिए सुल्तान ने कराचिल अभियान की योजना बनाई थी। किसने लिखा? फरिश्ता ने लिखा। किंतु फरिश्ता का मत भी प्रमाणित नहीं होता। उसका प्रमुख कारण यह है कि मध्यकाल में एकमात्र यह विद्वान है जो यह कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण की भी योजना बनाई थी, जबकि किसी अन्य विद्वान ने, मध्यकाल के किसी अन्य विद्वान ने यह नहीं कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण की भी योजना बनाई थी। जब अन्य किसी विद्वान ने यह नहीं कहा कि सुल्तान ने चीन पर आक्रमण की भी योजना बनाई थी, तो ऐसे में फरिश्ता का यह कथन कैसे मान लिया जाए कि सुल्तान ने चीन पर आक्रमण की भी योजना बनाई थी। हाजी उद्दरीब एक विद्वान है, इनकी किताब का नाम है अरबी हिस्ट्री इन गुजरात। अरबी हिस्ट्री इन गुजरात में हाजी उद्दरीब ने लिखा कि कराचिल की महिलाएं अत्यधिक सुंदर होती थी और सुल्तान यहां की महिलाओं को अपने हरम में लाना चाहता था, इसलिए सुल्तान ने कराचिल अभियान की योजना बनाई थी। किसने लिखा? हाजी उद्दरीब ने। किंतु इनका यह मत भी प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। उसका मुख्य कारण यह है कि सुल्तान की यह व्यक्तित्व के विपरीत है, क्योंकि सुल्तान इस विचारधारा या इस व्यक्तित्व का आदमी नहीं था कि वह सुंदर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र का अभियान करेगा, क्योंकि सुल्तान स्वयं दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक अनुशासित एवं सुसंस्कृत सुल्तान था। ठीक, तो यह जो हाजी उद्दरीब का कथन है, यह सुल्तान के व्यक्तित्व के विपरीत है। ऐसे में इनके कथन को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। अब तो यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि आखिर सुल्तान ने कराचिल अभियान की योजना क्यों बनाई। अब देखते हैं, आप देख रहे हैं अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक कितनी योजनाओं के बारे में मैंने चर्चा किया, और इन योजनाओं के कारण न सिर्फ राजकोष रिक्त हुआ बल्कि सल्तनत की अर्थव्यवस्था भी दुर्बल हुई। अब यदि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो जाहिर सी बात है दूरस्थ क्षेत्रों का दोहन जरूरी है। तो ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भांजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 की सेना नियुक्त कर कराचिल का अभियान करने हेतु नियुक्त किया था। किसको? अपने भांजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 सेना के साथ कराचिल अभियान हेतु नियुक्त किया। और खुसरो मलिक के नेतृत्व वाली सल्तनत की सेना ने कांगड़ा घाटी में स्थित जब कराचिल का अभियान किया तो न सिर्फ कराचिल को विजित किया बल्कि कराचिल के प्रसिद्ध नगर जद्दा पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब विभिन्न योजनाओं के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था दुर्बल है, ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था को संचालित करने हेतु तो दूरस्थ क्षेत्रों का दोहन जरूरी था। दूरस्थ यानी किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करके धन संपदा को प्राप्त करना, जिससे कि राज्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ऐसे में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भांजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की भर्ती करके कराचिल अभियान हेतु नियुक्त किया था। और खुसरो मलिक के नेतृत्व वाली सल्तनत की सेना ने कराचिल के प्रसिद्ध नगर जद्दा पर अधिकार भी कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक को उसी समय यह आदेश दिया कि वह जब जद्दा पर अधिकार किया तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक को आदेश भेजा कि वह वापस राजधानी लौट आए। किंतु खुसरो मलिक ने सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना करते हुए तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण कर दिया? तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। जब तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, इसी समय मानसून की भारी वर्षा होने के कारण सैनिकों के न सिर्फ रसद मार्ग प्रभावित हुए बल्कि दुर्गम पहाड़ी रास्तों में सेना फंस गई। और इन पहाड़ी रास्तों के बीच में सेना के फंसने से न सिर्फ सेना में महामारी फैली बल्कि यहां बहुत सारे सैनिक मारे भी गए, क्योंकि उसी समय पहाड़ी सेना ने सल्तनत की सेना पर धावा भी बोल दिया था। ठीक, तो यहां कहने का आशय यह है, अब जो फरिश्ता ने कहा चीन पर आक्रमण करना चाहता था, जब तिब्बत तो पहुंच रहा था, चीन वाला कथन आ गया कि नहीं आ गया? ठीक,
और फिर जब तिब्बत वाला कथन आ गया कि नहीं, तो मैंने कहा कि विद्वानों ने जो अपने अपने विचार दिए हैं, इन सब का कोई ना कोई कारण है, सबका अपने अपने तरीके से इतिहास की घटनाओं को देखने का नजरिया है। हम क्या करते हैं, विभिन्न नजरियों का अध्ययन करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मैंने कहा जब खुसरो मलिक जेद्दा से वापस राजधानी न लौट करके तिब्बत पर आक्रमण किया, उस दौरान भीषण वर्षा के कारण न सिर्फ सेना का रसद मार्ग प्रभावित हुआ, बल्कि सेना पहाड़ों के बीच में फंस गई और दुर्गम रास्तों के बीच में फंस गया। और पहाड़ी सेना ने जब सल्तनत की सेना पर धावा बोल दिया, ऐसे में सल्तनत की सेना को बहुत क्षति भी पहुंची। और खुसरो मलिक, यहां सल्तनत के सैनिक इतने ज्यादा मारे गए थे कि बर्नी ने लिखा कि खुसरो मलिक 10 सैनिकों के साथ दिल्ली वापस आया था, जबकि इब्न बतूता ने लिखा कि खुसरो मलिक 3 सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंचा था। अर्थात और जो सेना थी वह जब तिब्बत पर आक्रमण हुआ था, उस भीषण वर्षा और पहाड़ी सेना के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक, अब देखते हैं इसी तरह एक योजना है सुल्तान की, कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजना। कौन सी योजना है? कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजना। यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि करके राज्य की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया था। और इस हेतु हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजना उसकी यह थी कि जो राज्य के अंतर्गत 3 लाख बंजर भूमि है उसे उपजाऊ भूमि में तब्दील किया जाए। यानी कि राज्य की बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करके उससे प्राप्त राजस्व से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना हेतु सुल्तान ने इसके लिए पहली बार एक पृथक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दीवान अमीर कोही। यह कृषि विभाग होता था। यह कृषि विभाग किससे संबंधित था? बंजर भूमि के विकास से। ठीक, तो मैंने कहा कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया था। इस हेतु सुल्तान ने किसानों के बीच में 3 करोड़ टन का धन का वितरण भी, अग्रिम ऋण के रूप में धन का वितरण भी किया था। जो 3 करोड़ टन का अग्रिम ऋण के रूप में किसानों को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान किया था, उसे क्या नाम दिया गया था? तकावी। उसे क्या नाम दिया गया था? तकावी। वहां मैंने अकाल के समय भी किसानों को राहत प्रदान की गई थी। उस समय जो किसानों को अग्रिम ऋण दिया गया था उसे क्या कहा गया था? सुंदर। और यहां कृषि उत्पादन के विकास हेतु जो किसानों के बीच में 3 करोड़ टन का धन का वितरण किया गया था अग्रिम ऋण के रूप में, उसे क्या कहा गया था? तकावी। तो सुंदर और तकावी में अंतर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां अगर सवाल पूछेगा, यहां से अगर अत्यधिक सावधानी के साथ परीक्षक सवाल बनाएगा तो तकावी और सुंदर में आप उत्तर गलत भी कर सकते हैं। तो वहां अकाल के समय जब किसानों को अग्रिम ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गई तो उसे क्या कहा गया? सुंदर। अब बंजर भूमि के विकास है तो 3 करोड़ टन का बंजर भूमि के विकास हो 3 करोड़ टन का जब किसानों को अग्रिम ऋण के रूप में प्रदान किया गया उसे क्या कहा गया था? तकावी। और फिर सुल्तान ने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करने हेतु किसानों को 3 वर्ष का समय भी दिया था। ठीक, किंतु सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। असफलता के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। वे कारण कौन कौन से थे? पहली चीज कि मध्यकाल में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसके माध्यम से बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील किया जा सके। ठीक, पहली चीज, मध्यकाल में ऐसी कोई तकनीक नहीं भारत में विकसित हो पाई थी कि जिसके माध्यम से बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील किया जा सके। पहली चीज। दूसरी चीज, जो किसानों को बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करने हेतु जो समय दिया गया था, 3 वर्ष का जो समय दिया गया था, वह भी अत्यंत कम था। और इतने कम समय, पहली चीज तो तकनीक नहीं, दूसरी चीज 3 वर्ष में ही बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में तब्दील हो जाए, यह भी जरूरी नहीं है। और तीसरे, सुल्तान के लगातार सैन्य अभियान, सुल्तान की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, आज की व्यस्तता के कारण सुल्तान अपनी इस योजना की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण जो किसानों को अग्रिम ऋण प्रदान किया गया था उन किसानों ने उस मुद्रा को अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु खर्च कर दिया, जिसके कारण यह योजना भी असफल हो गई। ठीक, कहने का आशय यह है, जब सुल्तान इधर लगातार सैन्य अभियान में व्यस्त था तो सैन्य अभियान के चलते सुल्तान इस योजना की तरफ ध्यान नहीं दे पाया और फिर किसानों को जो ऋण प्रदान किया गया था, किसानों ने उस मुद्रा को अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु खर्च कर दिया, जिसके कारण यह योजना भी असफल हो गई।
1351 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध का अभियान किया। कहां का अभियान किया? सिंध क्षेत्र का अभियान किया। जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध का अभियान किया, उसी समय रास्ते में थट्टा नामक स्थान पर सुल्तान की अचानक मृत्यु हो गई। सुल्तान अचानक मर गया। जब सुल्तान की अचानक मृत्यु हुई, सुल्तान की अचानक मृत्यु के संदर्भ में अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा इस प्रकार, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, तो यहां हम देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, इनका किस प्रकार क्रियान्वयन हुआ, कैसे ये योजनाएं असफल रही, इन पहलुओं को देखते हुए कोई न कोई विद्वान इनको रक्त पिपास कहेगा, कोई इनको बदनसीब कहेगा, कोई इनको पागलपन कहेगा, कोई इनको सिक्का बनाने वाला राजकुमार कहेगा। अब ये बातें समझ में आई कि नहीं है? क्लियर? अब देखते हैं। आज तो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने चर्चा कर दी। अब अगले वाले लेक्चर में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे।